हेलो ऑल, वेलकम टू टेस्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पावर ग्रिड की तरफ से एक नई वैकेंसी 2026 में 17 अप्रैल 2026 को निकाली गई है। तो ये वीडियो जो है वो टोटली इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, है ना? कौन से रीजन में उन्हें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि रीजन वाइज़ वैकेंसी निकली है और आप सिर्फ़ एक ही रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से किस रीजन में अप्लाई करना चाहिए तो आपके लिए बेटर होगा। और ख़ासकर छत्तीसगढ़ के रेफ़रेंस में मैं बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो कहाँ पे उनको अप्लाई करना ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जो डिटेल यहाँ पे दिख रही है आपको, इसके साथ में और भी वैकेंसीज़ हैं, बट हम अभी इस वीडियो में फ़ोकस करेंगे डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो पावर ग्रिड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे आप रीजन देख सकते हैं, काफ़ी सारे रीजन यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं, जैसे नॉर्दर्न रीजन 1 राजस्थान प्रोजेक्ट, नॉर्दर्न रीजन 2, नॉर्दर्न रीजन 3, ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस तरीके से उड़ीसा प्रोजेक्ट है, साउथ ईस्टर्न रीजन 1, साउथ ईस्टर्न रीजन 2, वेस्टर्न रीजन 1, वेस्टर्न रीजन 2, ऐसे करके काफ़ी सारे रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इसमें देखिए कि छत्तीसगढ़ किसमें आता है। तो छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा यहाँ पे, वेस्टर्न रीजन 1 के अंदर आपको मिलता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ कुछ पार्ट है मध्य प्रदेश का और कुछ पार्ट महाराष्ट्र का यहाँ पे आता है, ठीक है? फिर वेस्टर्न रीजन 2 है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आ रहा है जो कि छत्तीसगढ़ से नज़दीक पड़ता है और कुछ पार्ट आ रहा है महाराष्ट्र के पास। तो यहाँ पे मैं ये जो वीडियो में बता रहा हूँ, ये टोटली छत्तीसगढ़ के लिए मैं स्पेसिफिक बना रहा हूँ और डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये 2 रीजन को प्रेफ़र करना चाहिए। पहले फर्स्ट प्रेफ़रेंस में आपको ये रखना चाहिए अगर आपको बैलेंस चाहिए, है ना? और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी थोड़ी कम है कंपेयर करोगे रीजन 2 से। तो मैंने पहले ही बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि आप किसी एक रीजन में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 रीजन में आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी है किस-किस रीजन में। तो सभी रीजन का बात ना करते हुए हम सिर्फ़ अपने फ़ोकस्ड पे चलेंगे, जो कि अपना वेस्टर्न रीजन 1 और वेस्टर्न रीजन 2, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो जो वेस्टर्न रीजन 1 है, ये हमारे लिए छत्तीसगढ़ का ऑप्शन यहाँ पे खुलता है हमारे पास, ठीक है? हाँ, मैं ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ़ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है ना? इसमें गोवा भी है, ठीक है? और आपका महाराष्ट्र भी है और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी है। बट मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ एक मेजर पार्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डीटीई, इसका मतलब होता है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे जो टोटल वैकेंसी है ये है 54। इसमें जो जनरल वैकेंसी है ये आपका 23 है, ईडब्ल्यूएस 5 है, ओबीसी 15 है, एससी 6 है और एसटी 5 है। फिर कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए भी है और कुछ और यहाँ पे पोस्ट आपको दिखते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ये है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए, ये पोस्ट का कोड है, ये नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है, पोस्ट का कोड है। आपका टोटल एक्चुअल वैकेंसी जो आई है, वो आई है 54, वेस्टर्न रीजन 1 की बात करें। फिर आप बात करते हैं डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे वेस्टर्न रीजन 2 की बात करते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, ये सब इसमें इंक्लूड है। तो उसमें आप देखेंगे कि 82 पोस्ट जनरल की है, जहाँ पे 82 पोस्ट टोटल है, 37 आपके जनरल की पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 9 है, ओबीसी की पोस्ट 12 है और एससी की पोस्ट 10 है, एसटी 14 है एंड सिमिलरली ये कुछ पोस्ट और भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वैकेंसी कितनी है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर के आस-पास आपकी नौकरी लगे, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं, ये है वेस्टर्न रीजन 1। वेस्टर्न रीजन 2 में भी कुछ ऑप्शंस रहेंगे कि आप अपने घर के आस-पास वाले स्टेट में होंगे, जैसे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में हो सकते हैं। तो है ना? हर कोई चाहता है कि अपने घर के पास रहे, नौकरी लगने के बाद खासकर, तो वो चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए ये तो बात हो गई पोस्ट की, अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन की। सो क्वालिफ़िकेशन के लिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, ये है आपका डीटीई मतलब डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल।
इसमें स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए। अभी यहाँ पे कौन से ब्रांच से होना चाहिए? तो आपका इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में हो सकता है, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में हो सकता है। ना ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे स्पेशल केस जो है इट इज़ 70%। आपका कितना आना चाहिए एग्रीगेट? 70% होना चाहिए। अगर आप किसमें हैं? अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका जो एक सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो होता है कि आपका डिप्लोमा में क्या होना चाहिए? 70% होना चाहिए, मिनिमम 70%, ठीक है? उससे कम होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल। कुछ कैटेगरी है वहाँ पे जो लोग हैं वो एलिजिबल होंगे, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। इस तरह की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो अगर उनका पासिंग मार्क है, जस्ट उन्होंने पास भी किया है, देन दे आर एलिजिबल। बट उनके लिए भी एक सिचुएशन बनती है ये कि वो अब फिर सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो एलिजिबल होंगे, जैसे मान लो कोई एसटी का कैंडिडेट है और वो डिप्लोमा में जस्ट पास हुआ है, तो वो मान लो टोटल 54 है ना, 54 में यूआर की 23 पोस्ट हो गई और 5 एसटी की, तो कितनी हो गई? 23 प्लस 5 कितना हो गया टोटल? ये हो जाता है सर 28 पोस्ट। तो आप बोलोगे सर ये टोटल 28 पोस्ट पे एलिजिबल होगा क्या? नहीं। अगर एसटी का कैंडिडेट है और उसके जो परसेंटेज हैं एग्रीगेट परसेंटेज डिप्लोमा में 70% से कम है, उस केस में वो जो कैंडिडेट है वो सिर्फ़ इन 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। बात समझ रहे हो? वो सिर्फ़ किसके लिए एलिजिबल होगा? इन 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा जो कि एसटी के पोस्ट हैं। सिमिलरली अगर आप एससी से हैं और आपका 70% से कम है, उस केस में आप सिर्फ़ 6 पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है? तो आप तभी यूआर के लिए अगर आप क्वालीफाई कर रहे हो, यूआर की एलिजिबिलिटी आप रखते हो, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होगे। तो यूआर की 23 सीट प्लस अगर ओबीसी है आपका तो 15 ये। तो अगर इसको आप ओबीसी वाले हो 70% से ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं, सॉरी मतलब परसेंटेज आ रहे हैं डिप्लोमा में, तो 23 प्लस 15 अगर आप ये करते हैं, तो आपको मिलता है 38 पोस्ट। तो 38 पोस्ट ही आपके पास रीजन 1 में आपको मिल रही है, इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं और यूआर जो कि मोस्ट ऑफ द केस में होता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, वेस्टर्न रीजन 2 में पोस्ट की संख्या थोड़ी-सी ज़्यादा है, वहाँ पे 38 था और यहाँ पे आपका अ 49 पोस्ट यहाँ पे बनता है अगर आप ओबीसी, एनसीएल और जनरल से हैं। बाकी एसटी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए और अच्छा है कि आपको यहाँ पे अगर वेस्टर्न रीजन में देखो अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है और आपको लगता है कि आपको ज़्यादा वैकेंसी पे लड़ना है, तो आप ये डाल सकते हो। बट अगेन इसमें गुजरात भी आता है, तो आप जानते हैं कि गुजरात में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ से भी आप समझ पाओगे कि कॉम्पिटिशन वहाँ भी टफ मिलेगा आपको, है ना? तो बेटर ये है कि आप छत्तीसगढ़ को प्रेफ़र करो। यहाँ पे महाराष्ट्र का एक कॉम्पिटिशन आपको रहेगा। बाकी सब चीज़ें परफ़ॉर्मेंस पे मैटर करती है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो किस तरह का परफ़ॉर्मेंस आप निकाल पाते हैं। चलिए वापस से एलिजिबिलिटी पर आते हैं। तो एक तो बात कर दी हमने कि आपके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ हमने बात कर दी परसेंटेज का, वो भी कैटेगरी वाइज़ देख लिया। इसके बाद सर आता है कि हायर टेक्निकल जो क्वालिफ़िकेशन है आपका, जैसे कि आपने अगर बीटेक किया हुआ है, बीई किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है और एमई किया हुआ है। किसी भी तरह का अगर आपने हायर क्वालिफ़िकेशन किया हुआ है, तो अगर इन क्वालिफ़िकेशन के साथ में डिप्लोमा भी है या डिप्लोमा नहीं है, दोनों ही केस में आप एलिजिबल नहीं हैं। क्या बोला फिर से आप समझिएगा कि अगर आपने डिप्लोमा के बाद में आपने बीटेक किया है, बीई किया है, एमई, एमटेक किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है? पहली चीज़। दूसरा कि आपने डिप्लोमा ही नहीं किया है, डिप्लोमा किया ही नहीं है और सीधे बीटेक, बीटेक, एमटेक किया है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। क्या है इसमें सिर्फ़ आपने क्या किया होना चाहिए? डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो एक और जो क्राइटेरिया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए दैट इज़ ऐज लिमिट। तो सर जो ऐज लिमिट है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ऐज लिमिट का जो कैलकुलेशन आप करेंगे वो कैसे करेंगे? तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप स्टार्टिंग डेट आप मान लीजिए और जो यहाँ पे डेट दिख रही है आपको 11 मई 2026
इसको आप कट ऑफ डेट मानिए, ठीक है? जो एंड डेट, इसके बीच में जो आपकी एज निकल के आ रही है, वही आपकी एग्ज़ैक्ट एज होगी। तो अगर ये जो एज है वो 27 साल से कम आती है, ठीक है? तभी आप एलिजिबल हैं जनरल पोस्ट के लिए, ठीक है? जो जनरल की पोस्ट है वहाँ पे आप एलिजिबल होंगे, ठीक है? और अगर आप ज़्यादा इयर्स के हैं और ओबीसी से हैं, है ना? तो अगर ओबीसी का एज रिलैक्सेशन आप क्लेम करते हो, तो जब आप ओबीसी की एज रिलैक्सेशन क्लेम करेंगे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ़ जो पोस्ट ओबीसी वाले हैं, उन्हीं में ही आपको एंटरटेन किया जाएगा, उसी के लिए ही आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप समझिएगा। यूआर के लिए जो एज का क्राइटेरिया है दैट इज़ 27 इयर्स, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कन्फ्यूज़न है, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर आता है पे स्केल और डेज़िग्नेशन। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर के लिए जो पे स्केल है वो है 24,000 3% 1,08,000 यहाँ पे आईडीए स्केल चलता है ना? इंडस्ट्री बे इंसेंटिव बेस्ड रहता है। एट S0 लेवल, है ना? जहाँ पे बेसिक होगा 24,000, आईडीए जुड़ेगा इसमें जो भी परसेंटेज चल रहा होगा, एचआरए मिलेगा और पर्क्स मिलते हैं 12% ऑफ बेसिक पे पर मंथ। ये चलता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है? सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद आपको एज़ ए जूनियर इंजीनियर अपॉइंट कर लिया जाता है, जहाँ पे आपका जो लेवल होता है, पे लेवल वो S1 कर दिया जाता है, जहाँ पे जो पे स्केल है आपका 25,000 हो जाता है। 25,000 3% और 1,17,500 आईडीए के साथ विथ एन एनुअल सीटीसी ऑफ 12 लाख 70,000 अप्रॉक्स। ये आपकी एनुअल सीटीसी बन जाती है एज़ ए जूनियर इंजीनियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, है ना? जब 1 साल का आपका प्रोबेशन खत्म हो जाता है, तो आप सक्सेसफुल जूनियर इंजीनियर यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी आपके बेसिक पे और उससे रिलेटेड। इसमें बॉन्ड भी होता है, आप जब जॉइन करते हैं तो आपको 2,50,000 का बॉन्ड यहाँ पे फिल करना पड़ता है। अगेन रिज़र्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो बॉन्ड का अमाउंट होता है ये कम होता है। इसको अप्लाई करने के लिए जो फीस की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ₹300 और ये दूसरे पोस्ट के लिए है। बाकी जो रिलैक्सेशन है ऐज में, वो मैंने बताया ही है, यहाँ पे 3 इयर्स है ओबीसी के लिए, एससी-एसटी के लिए 5 इयर्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स है एंड सो ऑन। और भी अपन बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का, वो सभी को पता ही होगा बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, सीबीटी बोलते हैं। 100% वेटेज रहेगा, उसी से ही फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। ये जो एग्ज़ाम होगा इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। 2 आवर्स के ड्यूरेशन में आपके पास टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे। 170 क्वेश्चन में सभी के जो मार्क्स हैं इक्वल मार्क्स रहेंगे, 1 मार्क के रहेंगे और एक रॉन्ग आंसर पे आपको न पेनल्टी यहाँ पे है ना? 0.25 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, ठीक है? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे अगेन 0 रहेगा। अब ये जो 170 क्वेश्चन है इसका एक पार्ट 1 है जिसको बोलते हैं 120 क्वेश्चन। तो ये रहेगा आपका टीकेटी, पीकेटी बोला जाता है ना? टेक्निकल नॉलेज टेस्ट बोला जाता है इसको और या प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट बोलते हैं, इसीलिए टीकेटी और पीकेटी नाम दिया गया है। तो ये जो रहेगा ये इसमें आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं फ़ोकस कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप टोटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं पार्ट 2 का। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। तो इस एप्टीट्यूड टेस्ट में इंग्लिश की वोकैब्युलरी आती है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन ये रहेगा आपका। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रीज़निंग आती है ना? डाटा सफिशिएंसी ये सब रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस होता है। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश भी है, रीज़निंग है, मैथ्स है और आपका जीके भी है। तो 50 क्वेश्चन का ये सेक्शन रहेगा। ठीक है? तो इस तरह से आपका पेपर होना है। ओके। अब पेपर में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है, ठीक है? तो आपको सेपरेटली
मेंटेन करना होगा। जैसे मिनिमम 30% आपको दोनों सेक्शन में सेपरेटली मेंटेन करना है और दोनों का मिला के जब आप ऐड करोगे, टोटल करोगे, तो उसमें मिनिमम आपका 40% आना चाहिए। देखो, 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 में भी 30% आना चाहिए, पार्ट 2 में भी अलग से 30% आना चाहिए, ठीक है? और जो ओवरऑल जब दोनों को ऐड ऑन करोगे, तो आपका 40% होना चाहिए। इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो, पार्ट 1 जो है आपका क्या है? पार्ट 1 120 मार्क्स का है, ठीक है? 120 मार्क्स का 30% कितना हो गया? 36 मार्क्स। तो ये आप पार्ट 1 का क्या हो गया? कट ऑफ हो गया, ठीक है? क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। फिर आप देखोगे पार्ट 2 क्या है? 50 मार्क्स का है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30% इसका 15 मार्क्स। तो आपको मिनिमम दोनों पार्ट में, एक में 36 तो लाना ही लाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग है। इससे सिलेक्शन नहीं होगा, बट होता है ना कि पास होना और टॉप करना दोनों अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे पास होने की बात चल रही है पहले, ठीक है? तो 50 में 15 नंबर लाना ज़रूरी है। फिर आप जब दोनों को टोटल करते हो, जब दोनों को आप टोटल करते हो, तो 170 होता है। 170 का जब आप 40% निकालते हो, ठीक है? तो 17 चौक क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो 17 चौक 68 मतलब 68 मार्क्स लाना कंपल्सरी है। 170 में आपको कितना मिनिमम लाना ही लाना है? 68 मार्क्स, ठीक? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिप्लोमा टेक्निकल जो ट्रेनी है ना? डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही चीज़ें आपकी परसेंटेज कम हो जाती है अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरी से हैं। वहाँ पे आपका जो कट ऑफ है दैट इज़ 25% इन ईच पार्ट। यहाँ क्या था 30% था और ओवरऑल में 40 है और यहाँ पे रिजल्ट में 30% है। तो इस तरह से कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। छत्तीसगढ़ में आप जो टेस्ट सेंटर होगा आपका, वो कहाँ-कहाँ पे होगा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे रायपुर जो है, ये वेस्टर्न रीजन 1 में आता है, तो रायपुर में आपका सेंटर होगा। तो रायपुर आप यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। जल्दी भर लीजिएगा फॉर्म ताकि आपको छत्तीसगढ़ में ही सेंटर मिल जाए। क्योंकि अगर रायपुर से बाहर होगा तो फिर सीधे नागपुर जाना पड़ेगा, नागपुर नहीं मिला तो मुंबई जाना पड़ जाएगा। क्योंकि यही 3 जो सिटीज़ हैं ये आपको मिलेंगे अगर आप वेस्टर्न रीजन 1 में अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी दूसरे रीजन में अप्लाई करते हैं तो आपको उस सिटी में जाके एग्ज़ाम देना होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मिस कर देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपके पास। ये इम्पोर्टेंट डेट में है कि सबसे पहला जो इसका फॉर्म ओपनिंग है वो कब से है? 20 अप्रैल 2026 से चालू होगा। इसका क्लोजिंग डेट है 11 मई 2026, है ना? कट ऑफ डेट मतलब ऐज कैलकुलेशन के लिए 11 मई 2026 को लिया गया है। कट ऑफ डेट फॉर एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, जो भी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, अगर आप 15 जुलाई 2026 से पहले आप पास हो जाते हो या आपका फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, ये खासकर उनके लिए है जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, उनके लिए खासकर ये अच्छा पॉइंट बनता है कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई 2026 से पहले आ जाता है, तो आप इस एग्ज़ाम में अगर अपीयर होते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है? सो यही सबमिट करूँगा मैं। अब सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करें। कैसा लगा वीडियो ये भी बताएँ, एप्रिशिएट करें और अगर आपको और कोई मदद चाहिए तो हमें बिल्कुल कमेंट में बताएँ और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उससे आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको लेक्चर वीडियोज़ मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ टेस्ट भी होंगे जो आपको असेसमेंट के लिए काम आएँगे, तो वहाँ पे आप हमें जॉइन कर सकते हैं ताकि एक स्ट्रैटेजी के साथ आप तैयारी कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।